Good morning, class 8 students. Welcome all to your social studies classes. ठीक है बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट अर्ली स्टेट्स, किंग्स एंड किंगडम्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें क्या क्या जाना था आप लोगों ने? जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में और रिपब्लिक और मोनार्कीज के बारे में आप लोगों ने समझा था। और हम लोगों ने केस स्टडी भी पढ़ी थी अबाउट द रिपब्लिकन स्टेट ऑफ वज्जी, जिसको वृज्जी के नाम से भी जाना जाता था। चलो, तो अब हम लोगों को उस दौरान सोशल लाइफ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये पढ़ना था। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट सोशल लाइफ। सोशल लाइफ कहती है सामाजिक तौर पे लोग कैसे रहा करते होंगे उस दौरान, ऐसे पढ़ें। द सोसाइटी वॉज स्ट्रिक्टली डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास और कास्ट। जो सोसाइटी थी उसको 4 भागों में बांटा गया था, जो कि कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सोसाइटी को इन ग्रुप्स में बांट दिया गया था। ठीक है, मैरिज और ईटिंग टुगेदर वॉज प्रोहिबिटेड बिटवीन 2 डिफरेंट कास्ट। अब 2 डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में शादी करना या फिर 2 डिफरेंट कास्ट के लोगों को साथ में बैठ के खाना भी वर्जित था, प्रोहिबिटेड था, ऐसा लोग नहीं कर सकते थे। सेपरेट लॉज वर मेड फॉर डिफरेंट वर्णास, और जो अलग अलग वर्ण के जाति के जो लोग हुआ करते थे उनके लिए अलग अलग नियम कानून बने हुए थे। Though Brahmins and Kshatriyas were expected to show higher moral conduct, the punishments given to the Shudras were more severe. ब्राह्मण और क्षत्रिय को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ में सोसाइटी में देखा जाता था, इज्जत दिया जाता था, लेकिन जो शूद्र थे उनको बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा रूड काइंड ऑफ उन्हें पनिशमेंट्स भी मिलती थी। तो इस तरीके से हम लोग सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं। This period saw the rise of 2 new religions, Buddhism and Jainism. अब इसी दौरान 2 नए रिलीजन्स आए, 2 नए धर्मों का यहाँ पे जन्म होता है, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है। चलो, अब हम लोग जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? Capital city of Mahajanapads was fortified with wooden, stone or brick walls to keep away the danger of attack from other kings. जो कैपिटल सिटी होता है, जो राजधानी होती है महाजनपद की, उसको लकड़ी, पत्थर और ईंट की दीवारों से बनाया गया होता है, लकड़ी से, पत्थर से और ईंट की दीवारों से, ताकि जो अगर कोई दूसरा राजा अटैक कर रहा है तो उसके तहत हम बहुत जल्दी नुकसान हमें ना मिले, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। महाजनपद वर लार्ज टेरिटरीज, तो महाजनपद बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, ढेर सारी जनपद को मिला के बनी थी। Therefore, to protect them, a large standing army was maintained by the kings. तो इसलिए महाजनपद को बचाने के लिए एक राजा के द्वारा लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को भी बना करके रखना पड़ता था। The soldiers were given regular salaries in the form of punch-marked coins called karshapan. सोल्जर्स को सैलरी मिलती थी, रेगुलर सैलरी मिलती थी, ठीक है, और उनको कॉइन्स मिलता था सैलरी के फॉर्म में, जिसको कर्षपन के नाम से हम लोग जानते हैं। सेनापति वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, और जो चीफ था आर्मी का, कमांडर इन चीफ, उसको हम लोग सेनापति के नाम से जानते हैं। द कॉइन्स वर पंच्ड विद फिगर्स ऑफ हिल, पिकॉक, ट्री एक्सेट्रा। अब जो कॉइन्स पे जो निशान बने होते थे, पंच किया गया होता था, वो किस तरीके के फिगर्स होते थे? पहाड़ों के, हिल्स के, या फिर पिकॉक, ठीक है, मोर के, या फिर किसी पेड़ के। राज पुरोहित हेल्ड अ पीस ऑफ रिस्पेक्ट अमंग ऑल मिनिस्टर्स। अब जितने भी मिनिस्टर्स होते थे उनके अंतर्गत राज पुरोहित थे, वो चीफ प्रिस्ट, जो कि सारा उनका पूजा पाठ का काम करवाते थे, उनको बहुत ही इज्जत में दिया जाता था। मिनिस्टर्स और अमात्य हेल्प इन द डेली एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, और जिसको हम लोग उस दौरान अमात्य भी कहते थे, वो भी डेली एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेते थे। हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्रामानी, ठीक है, तो विलेज, जो गांव के जो हेड थे उनको हम लोग ग्रामानी के नाम से
जानते थे। ग्रामानी अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। Who reported directly to the king, जो कि डायरेक्ट राजा को रिपोर्ट करते थे किसी भी मैटर को लेकर के। चलो थर्ड टाइम पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू, कहाँ से पैसे इन लोग अर्जन करते थे, कहाँ से पैसे कमाते थे। रेवेन्यू के बारे में समझो। रेवेन्यू में क्या है, द किंग नीडेड मनी टू मेंटेन द आर्मी। अब आर्मी को मेंटेन करने के लिए राजा को पैसे की ज़रूरत होगी। अगर राजा के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो सोल्जर को कैसे पैसा देंगे। टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कैरी आउट करने के लिए, बिल्ड फोर्ट्स, किले बनवाने के लिए, टू क्रिएट पब्लिक वेलफेयर यूटिलिटीज़, पब्लिक के समाज सेवा के लिए, जैसे कि रोड्स बनवाना, कुआं बनवाना, कैनाल्स बनवाना, इन सब चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी। टू मीट आउट द एक्सपेंसेस ही कलेक्टेड टैक्सेस। अब अपने खर्चों को मीट करने के लिए, खर्चों को निर्वाह करने के लिए वो लोगों से टैक्स लेते थे। द फार्मर्स पेड 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। तो फार्मर्स जो थे 1/6 भाग जो था, वो भी जो भी वो लोग जो भी उन लोग का होता था क्रॉप्स, उसका 1/6 भाग वो 1/6 पार्ट अपने राजा को एज अ टैक्स के फॉर्म में दे देते थे। Craftsmen gave taxes in cash or in kind by providing their services free to the state. Craftsmen भी पैसा देते थे, टैक्स देते थे, या फिर वो सर्विस देते थे, कोई काम कर देते थे एज अ टैक्स के फॉर्म में। Similarly, hunters and holders also paid the king in kind. हंटर्स जो थे ना, जो लोग शिकार खेलते थे, और होल्डर्स जो थे, जो लोग चरवाहा होते थे ना, भेड़िया वगैरह चराते थे या फिर काउस वगैरह चराते थे, तो ये भी किंग को अपना कुछ भी जैसे सेवा सत्कार करके अपना कर के माध्यम से वो अपना चुकाते थे। चलो अब एग्रीकल्चर कैसा होता था उस दौरान, खेती कैसी होती थी उसके बारे में जानेंगे। As most of the Mahajanapads were located in fertile areas, agriculture prospered. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महाजनपद थे वहाँ ऐसे जगह पे थे जहाँ पे ज़मीन बहुत ही अच्छी थी, फर्टाइल थी, उपजाऊ ज़मीन थी, तो जो एग्रीकल्चर होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। आयरन वॉज यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग वेपन्स। अंडरलाइन कर लीजिए, क्या इस्तेमाल करते थे लोग वेपन्स को बनाने के लिए, आयरन, लोहे का। Many canals and wells were dug to improve the irrigation to the fields. ठीक है, बहुत सारे कुएं और कैनाल्स को भी बनवाया गया ताकि इरिगेशन अच्छे से हो सके। फार्मर्स लर्न टू यूज मैन्योर इन द फील्ड्स टू इंक्रीज द यील्ड। अब उन लोगों ने, फार्मर्स को ये भी पता चल गया कि मैन्योर का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना, खाद का, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन, वो अच्छा होगा। दे लर्न टू यूज द मेथड ऑफ रीप्लांटेशन इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स। अब फिर से उसको सीड्स को फेंकने के बजाय, स्कैटर करने के बजाय, वो लोग प्लांटेशन करने का भी थ्योरी समझ गए। Since the production of crops increased, people had surplus food grains to fall back on and diverted their attention to other crafts like metalwork, carpentry, pot making, etc. तो अब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होने लगी, तो इतना ज़्यादा क्रॉप्स होने लगे, प्रोडक्शन होने लगा, तो लोग जो थे, जो अदर जो काम था फार्मर्स को छोड़ करके, जो बाकी का काम था उधर लोगों का, जैसे कि कौन कौन सा काम हो गया, कारपेंट्री हो गया, पॉट मेकिंग हो गया, मेटल वर्क हो गया, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा था। Exchange of surplus crops with goods manufactured by the craftsmen led trade to flourish in barter style. ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था कि बार्टर मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लोग क्या करते थे, अनाज दे करके और अपना सामान ले आते थे, कुछ भी। ठीक है, जैसे किसी को थोड़ी सी ज़मीन की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, हमें घर बनवाना है उसको, तो वो ढेर सारा अनाज दे देगा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ज़मीन है, और उससे वो ज़मीन ले लेगा। तो इस तरीके से उसके रिटर्न में वो लोग अपना काम चलाते थे। चलो ट्रेड पे आ जाओ। अब उस दौरान किस प्रकार से बिजनेस होता था, ट्रेड कैसे होता था, ये समझेंगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड ट्रेड गॉट बेटर बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब ट्रेड जो था उस दौरान बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि पैसा जो था, मनी उनके समय में आ गया। पंच मार्क्ड कॉइन्स आ गए जो कि किसके द्वारा बनाए गए थे, किस मेटल के द्वारा, कॉपर और सिल्वर के द्वारा बनाए गए थे वो। द बार्टर सिस्टम ऑल्सो कंटिन्यू, लेकिन अभी भी बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है।
ट्रेडिंग एक्टिविटी वाज डन मोस्टली बाय द वैश्यास। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हमेशा उस दौरान कौन करता था, वैश्यास करते थे। तो अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। Merchants, craftsmen involved in similar trade formed guilds called shrenis and helped in the regulation of quality, distribution and prices of the goods. Brigu, Kutch and Surpark were the important seaports. तो जो मर्चेंट्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो इसी तरीके के व्यापार में वो भी सब करते थे, जैसे गिल्ड्स जिनको श्रेणीज के नाम से जानते हैं, वो सब क्वालिटी को अच्छा बनाते थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे, एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स, अच्छी कीमत पर। ब्रिगु, कच्छ और शूरपर्क जो थे वो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे, जो उसके द्वारा जो समुद्र का व्यापार था वो हो सकता था समुद्र के द्वारा। चलो, तो यहाँ तक तुम लोगों ने महाजनपद के चीज़ों के बारे में समझा कि किस प्रकार से रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और ट्रेड उस दौरान था। अब हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे अबाउट द मोनार्की ऑफ मगध, साउथ बिहार। चलो, तो पढ़ो द मोनार्की ऑफ मगध, साउथ बिहार। मगध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द टाइम वॉज मगध। तो इस दौरान जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किंगडम था वो कौन सा था, मगध। देयर वर मेनी फैक्टर्स अट्रीब्यूटेड टू इट। क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्यों इतना ज़्यादा शक्तिशाली था? स्ट्रैटेजिक लोकेशन। मगध वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स विच प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम इंट्रूडर्स। अब मगध जो था वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो कि अदर जो दूसरे राजा लोग थे उस पर अटैक नहीं कर पाते थे। द थिक फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टिम्बर फॉर मेकिंग चैरियट्स। यहाँ से जंगलों से लोग लकड़ियाँ लेकर के रथ बनाया करते थे, कार्ट्स, ठीक है, जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, वो बनाया करते थे, घर बनाया करते थे। एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज मगध's मिलिट्री स्ट्रेंथ। और जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट में रहते थे वो मगध की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी ना उसको भी इंक्रीज किया। तो इस तरीके से उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतना अच्छा था कि मगध इतने पावरफुल था। फर्टाइल लैंड कैसे था भाई? रिवर्स जैसे कि गंगा और सोन, यहाँ पे नदियाँ थी, तो इसके तहत इरिगेशन होता था, सिंचाई होती थी, और तुम्हारी जो वहाँ उस दौरान जो जमीन थी वो क्या थी, उपजाऊ थी। दे ऑल्सो हेल्ड इन द मूवमेंट ऑफ ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स। और ट्रेडर्स और सोल्जर्स को भी वो समुद्र पार करने में या फिर नदी पार करके कुछ भी कहीं से कहीं जाने में सहायता प्रदान करती थी, ठीक है। इस तरीके से मगध जो था वो प्रॉस्पेरस किंगडम बन गया। मिनरल डिपॉजिट्स कैसे था? रिच डिपॉजिट्स थे आयरन और कॉपर के। कहाँ पे मिलता है? डिस्कवर्ड इन द हिली रीजन्स ऑफ मगध, पहाड़ी इलाके में मिलता है। प्रोवाइडेड एनफ रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स। अब वेपन्स और टूल्स इसके द्वारा आराम से बनाए जा सकते थे। अब देखो, जो मगध रूलर्स हुए हैं, जिन्होंने मगध पर राज किया, वो कौन कौन से थे? मगध हैड मेनी एफिशिएंट रूलर्स। बहुत अच्छे अच्छे राजा यहाँ पे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। who ably ruled the kingdom and took it to the great heights। सबसे पहला राजा जो था मगध का वो कौन था? बिंबिसार। चलो, बिंबिसार राजा जो थे कैसे इन्होंने रूल किया? ही वॉज केपेबल रूलर। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत अच्छा उनके अंदर शक्ति था, पावर था। His capital was राजगृह। उसके दौरान मगध की राजधानी राजगृह थी, विच इज द मॉडर्न राजगीर इन पटना डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी पटना डिस्ट्रिक्ट में राजगीर के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। तो इन्होंने कैसे रूल किया? विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइजर, जो कि कुछ इनको एडवाइस किया करते थे और उसके तहत ये रूल करते थे। एंड द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स वाज हिज प्राइम कंसर्न। और लोगों की सेवा करना ही इनका मेन मोटिव था। ही इस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक दोस्ताना व्यवहार बना लिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। बिम्बिसार वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ बुद्ध। और बिम्बिसार जो थे वो बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान बुद्ध के। ही ऑल्सो गेव हिज सपोर्ट टू द जैन तीर्थंकरा महावीर। उन्होंने जैनिज्म के जो फाउंडर हैं महावीर, तीर्थंकरा महावीर, उनको भी सपोर्ट इन्होंने किया। चलो, इनके बेटे अब कौन थे? अजातशत्रु, जो कि बिम्बिसार के बाद रूल करने आए। अजातशत्रु सेकंड हो गया मगध रूलर।
अजातशत्रु की कहानी देखिए। ही वॉज द सन ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार के बेटे थे। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ठीक है, ये भी बहुत ही एम्बिशियस थे, अपने राजपाट को बढ़ाना चाहते थे। ही इन्वेडेड द टेरिटरीज ऑफ हिज मैटरनल अंकल, तो इन्होंने अपने मामा के टेरिटरीज को इन्वेड किया और वहाँ पे कब्जा जमाया, जो कि उस दौरान कौन थे, कौशल के राजा थे। एंड एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ काशी, और काशी को अपने अंडर में ले लिया। He also fought and destroyed the लिच्छवी tribe of वैशाली, लिच्छवी ट्राइब के जो वैशाली में थी उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। एंड डिफीटेड द रिपब्लिक ऑफ बज्जीज, और बज्जीज की रिपब्लिक को भी तहस नहस कर दिया। एंड मेड हिज किंगडम ऑल द मोर पावरफुल, और अपने किंगडम को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया। चलो अब अजातशत्रु के बाद कौन आया, उदयन। ये कौन है, अजातशत्रु के बेटे। उदयन वॉज अजातशत्रु's son, ठीक है, तो उदयन जो था वो अजातशत्रु का बेटा था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, अब इन्होंने पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना में है, सिटी को इन्होंने खोजा, मतलब उसको बनाया, बताया। विच बिकेम द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर, और जो कि कैपिटल बन गई मगध एम्पायर की। मगध हिस्ट्री इज नॉट वेरी ब्राइट आफ्टर उदयन, उदयन के बाद मगध के जो रूलर्स हुए वो बहुत अच्छे नहीं हुए, बहुत पावरफुल नहीं हुए। For the next 50 years it was ruled by शिशुंग and his successors, तो नेक्स्ट 50 साल वहाँ पे कौन रूल किया, शिशुंग और उसके बेटे और उनके सक्सेसर्स, बेटे पोते जो भी होते गए। देन महापद्मानंदा ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक है, तो महापद्मानंदा जो कि नंदा डायनेस्टी के हैं वो क्या करते हैं, ही टुक ओवर एंड ब्रॉट मगध बैक टू इट्स ग्लोरी, मगध पर वो कब्जा जमा लेते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी was धनानंदा who was not very popular, जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, अंडरलाइन करिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से। महापद्मानंदा ऑफ नंदा डायनेस्टी took over and brought Magad back to its glory. Last ruler of the Nanda dynasty was Dhanananda, who was not very popular. He was overthrown by चंद्रगुप्त मौर्य। तो अभी क्या था, मगध डायनेस्टी थी इस्टेब्लिश हुई, जिसमें कौन कौन से हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। उदयन के बाद जो सक्सेसर्स थे वो अच्छे नहीं थे, ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो कौन आ गया, कौन था लास्ट, महापद्मानंदा, इन्होंने डिफीट कर दिया मगध के लास्ट रूलर को, और उसके बाद इन्होंने अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली, नंदा डायनेस्टी। तब नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हुए धनानंदा, उनको डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी स्थापित हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे राजा थे, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी पावरफुल, जिनके दौरान चाणक्य थे। चलो, तो इसी के साथ हम लोगों का ये भी चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। ओके क्लास, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स PDF के फॉर्मेट में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।